नाज़रीन, हुकूमत और ताजरों की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद और मामला तय पाने के बावजूद सिंध में कारोबार का मसला आज भी मखमसे का शिकार। ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त के बावजूद भी कारोबारी सरगर्मियां महदूद और मफलूज नजर आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज सिंध हुकूमत की सख्त शराइत के बाद ताजरों की महदूद तादाद ऑनलाइन कारोबार पर आमादा हो गई थी और 5000 के करीब दुकानदारों ने ऑनलाइन कारोबार के कवायफ नामे भी पुर कर लिए थे। लेकिन आज जब हुकूमती SOPs पर अमल दरामद का वक्त आया तो खुद ताजरों ने ही इन शराइत को नाकाबिले अमल करार दे दिया। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ऐसा तो है नहीं कि बगैर दिखाए पीस जब तक कस्टमर डिस्प्ले में दिखता नहीं है उस वक्त वो परचेज नहीं करता। फिर इसमें कलर का मसला होता है, साइजेस होते हैं, तो ये कोई जूता चप्पल कपड़ा तो है नहीं भाई कि जो ऑनलाइन पेज दिखा के और डिलीवरी दे दी जाए। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता सर। इस तरह काम किस तरह होगा सर? जब तक क्लाइंट नहीं आएंगे, उनको फ्री दिखाई आती है, साइज़ का मसला होता है, प्राइस का मसला होता है, कलर के मसले होते, इस तरह बिजनेस नहीं होता। ना कर सकते हैं ना कोई क्लाइंट आ सकते हैं। हम लोग तो बहुत ज़्यादा समझे बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम है। अब महीने से 1.5 महीना होने को और हालात बहुत ही ख़राब है। नाज़रीन, ताजर किसी बंदिश के बगैर कारोबार की मुकम्मल इजाज़त चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने ताजरों को सिर्फ ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दी है, जिसके तहत पीर से जुमेरात तक ऑनलाइन बिजनेस की इजाज़त होगी और ऑनलाइन कारोबार के लिए दुकानों के शटर्स नहीं उठाए जाएंगे। दुकानों के अंदर एक दुकानदार या सेल्समैन होगा और दुकान का शटर सिर्फ डिलीवरी के वक्त ही खुलेगा। दुकान पर सिर्फ एक मुलाजिम या मालिक को ही काम करने की इजाज़त होगी और सबसे अहम शर्त यह कि दुकानों में किसी सूरत ग्राहक को डील करने की इजाज़त नहीं होगी। फरोख्त शुदा सामान की घरों पर ही डिलीवरी दी जाएगी और सिर्फ वो ताजर ही दुकानें खोल सकेंगे जिनके पास महकमा दाखिला का इजाज़तनामा होगा। और आज इसीलिए पुलिस ने सदर में ताजरों को दुकानें खोलने से रोका था, क्योंकि उनके पास इजाज़तनामा नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि अगर इजाज़तनामे मिल भी जाएं, इसके बावजूद ऑनलाइन कारोबार की ये इजाज़त ताजरों के लिए कितनी सूदमंद साबित हो सकती है, क्योंकि रमज़ान का महीना है और 15 रमज़ान के बाद ईद की शॉपिंग जोरों पर होती है। लेकिन जब तक बाजार मुकम्मल तौर पर नहीं खुलेंगे, ग्राहकों को दुकान में आने, सामान देखने और पसंद करने की इजाजत नहीं होगी, तब तक ताजर बिरादरी मुतमईन नहीं हो सकती। एक जानिब ताजरों के कारोबार बंद है, लेकिन दूसरी जानिब इस बंदिश की कीमत आवाम को उठाना पड़ रही है। दुकानदार लॉकडाउन की सारी कसर अशियाए खुरोनोश से पूरी कर रहे हैं। हर रमज़ान की तरह इस रमज़ान के आगाज में ही सब्जी, फलों समेत अशियाए खुरोनोश की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया। लीमू 600 रुपए, लहसुन 400 रुपए फी किलो तक पहुंच गया, जबकि आलू, प्याज समेत दीगर सब्जियां भी सरकारी निर्खों से कई गुना ज्यादा में फरोख्त की जा रही। रेट लिस्ट है तुम्हारे पास? रेट लिस्ट नहीं है आज का पता। रेट लिस्ट क्या है? हम तो दिहाड़ी पे काम करने वाले, जो आगे से रेट आएगा हम तो उसी दाम बेचेंगे। आप 30 रुपए वाले के पास खड़े हैं, आगे 75 रुपए किलो बेच रहे हैं। हर चीज पे लूट रहे हैं हमारे को। अभी कुछ भी नहीं लिया है, ना महंगा ना सस्ता। पैसे होंगे तो लेंगे। अब एक जानिब कोरोना का वायरस तेजी से फैल रहा है और बढ़ती महंगाई ने माली मुश्किलात का शिकार आवाम की परेशानी में इजाफा कर दिया और ताजरों के मुताबिक तालिबात हुकूमत के लिए अलग चैलेंज बन चुके हैं। ऑनलाइन कारोबार की इजाजत से ताजर कितना मुतमईन है और हुकूमत कैसे सारे मामले को देख रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अली मौजूद है। अली हफीज, ये बताइएगा कि ताजरों का सबसे बड़े परेशानी इस वक्त है क्या, मुतालबा है क्या? उन्होंने चाहा ऑनलाइन कारोबार हो, हुकूमत ने इजाजत दे दी अंडर सर्टन कंडीशंस। अब क्या वो शराइत नहीं पूरी कर पा रहे? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से ताजरों को ऑनलाइन कारोबार करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन सदर के अंदर जो है सुबह सवेरे ही दुकानदारों की बड़ी तादाद पहुंच गई। हुकूमत सिंध की जानिब से कहा गया था कि दुकान खोलें, लेकिन अगला जो शटर है, मेन शटर है, वो बंद रखें। एक दुकान पे एक शख्स होगा जो ऑनलाइन जो है वो कारोबार कर सकेगा। लेकिन सुबह सवेरे हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो है दुकानदार बड़ी तादाद में पहुँच गए, उन्होंने दुकानें खोल ली, जिसके सबब जो है बेपनाह रश हो गया सदर के अंदर। और जो समाजी फासला रखने की शराइत थी खासतौर पर, वो हिदायत पे अमल नहीं किया गया। यही वजह थी कि कोरोना वायरस कहीं जो है किसी औरों को ना फैल जाए, यहाँ आने वाले सदर में आने वाले ताजरों को। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ अली हफीज हमारे नुमाइंदे मौजूद थे। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है ताजर रहनुमा जमील पराचा साहब, हमारे साथ मौजूद है सईद गनी साहब, सूबाई वजीर इत्तलात। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। पराचा साहब, आप ये बताइएगा कि अब आपको ऑनलाइन की जब इजाजत मिल गई तो अब मसला क्या है सर? क्यों आप कह रहे हैं कि वो शराइत जिसकी बिना पे आपको इजाजत मिली थी, अब आप वो शराइत पूरी नहीं कर सकते? सर, आज जितनी परेशानी हुई है ना, ऑनलाइन का हमने कुछ मार्केटें खुलवाने की कोशिश की है,
ऑनलाइन अच्छा। के लिए जो हम कमिश्नर हाउस गए, वहाँ पे जो इजाज़तनामा लेना था, हमने कहा इतना वक्त नहीं है लोगों के पास कि वो हज़ारों लाखों की तादाद में इजाज़तनामे अगर जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप कंप्यूटर से भेज दें, तो हर किसी के पास ना कंप्यूटर है ना वो आईडी बना के भेज सकते हैं इस तरह से। तो हमने उसके बाद मैंने एक लेटर तैयार किया। मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि ये लेटर मैं तमाम लोगों के लिए फोटो कॉपीज करा के हम इसकी जो है ना सब में बांट देते हैं, यही आवेज़ा कर देते हैं। जिसे पुलिस ने मानने, कमिश्नर साहब ने एग्री किया लेकिन पुलिस ने मानने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना ये था कि 20 से 25 किस्म की जो SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए आपने अगर दुकान पे बंदा बिठाना है अंदर तो बिठाएं, वरना जो है फिर हम उस SOPs पे फॉलो करवाएंगे। तो वो SOPs इतनी हार्ड हैं कि उसको उस पे अमल दरामद बहुत ज्यादा मुश्किल है। थी आपकी सिंध गवर्नमेंट से आप एग्री नहीं हुए थे कि इन SOPs को हम फॉलो करेंगे और बाद में दुकान खोलेंगे? देखिए SOPs हमें जो बताई गई थी उसमें हिफाजती इंतजामात थे, सोशल डिस्टेंस था। हमें ये नहीं पता था कि उसके अंदर कि वो वाउचर बनाना है, वाउचर बना के डिलीवरी चालान देना है, डिलीवरी चालान के साथ फिर वो रिसीविंग चालान लेना है, फिर वो हमें बाहर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो जो बंदा अंदर बैठेगा उसका नाम और दुकानदार का नाम चस्पा करना है। ये सारी चीज़ें नहीं थी, बल्कि मैं सईद अली साहब यहाँ बैठे हुए हैं। जब आप मुआहदा कर रहे थे तब आपकी नज़र से ये SOPs नहीं गुजरी थी, ये वाली नहीं? अच्छा, नहीं ये चीज़ नहीं गुजरी थी। अच्छा, सईद गनी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सईद गनी साहब से मैं ये इस बात के लिए कहूँगा कि अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस जब ऑनलाइन ही कर रहे हैं, अंदर दुकान में कोई नहीं है, बाहर कोई नहीं है, तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ इसे ओपनली खुलवा दें। लोग इतने परेशान हुए हैं आज जिसकी इंतहा नहीं है। लोग अपनी दुकानों के बाहर आके बैठे रहें, हमसे झगड़े करते रहें, लोग आपस में ये कहते रहें। पुलिस की तरफ से सिर्फ एक बात थी कि अगर ये सब चीज़ें पूरी नहीं हम दुकान नहीं खुलने देंगे, तो उसके कोई आसान तरीक़ेकार बनाएं। दूसरी बात ये है बाद में दुकान खोलेगी, ये नुक्ता प्रसब आ गया। मैं जरा अब सईद साहब से इसका उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। सर वो कह रहे हैं कि तरीका बड़ा मुश्किल है, वो ऑनलाइन काम करने को तैयार हैं, तरीका बहुत मुश्किल है, SOP बहुत मुश्किल है, इनको सहल कीजिए। वो कह रहे हैं SOPs जो हमारे सामने अब आई हैं वो पहले डिस्कस नहीं हुई थी। सर योर टेक। देखिए, इत्तेफाक से पराचा साहब भी वहाँ बैठे हुए थे और मैं भी बैठा हुआ था। मैं इस बात को बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ कि हमने इनसे शेयर नहीं की थी। एक एक नुक्ता कमिश्नर साहब पढ़ रहे थे और समझा भी रहे थे कि यह है क्या। तमाम चीज़ों पे इन्होंने इत्तेफाक किया, इन्होंने एग्री किया। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ कि मुश्किलात हुई होंगी। आज पहला दिन है। देखिए, एक काम सारी जिंदगी करते रहे किसी मुख्तलिफ तरीके से। आज हालात के जबर की वजह से, मुश्किल की वजह से, कोरोना की वजह से एक नए तरीके से कारोबार करने की बात हो रही है। यकीनन मुश्किल होगी, यकीनन मसाइल होंगे, लेकिन उन मसाइल को हल करने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रख लें कि अब 26 फरवरी जैसे हालात नहीं है जब कोरोना से फ्री पाकिस्तान था और हम बिल्कुल खुल के सारी चीजें कर रहे थे। अब हमें अपने आप को, अपने तर्ज कारोबार को, अपने तर्ज जिंदगी को हालात के मुताबिक ढालकर चलाना है। हमें खुशी नहीं हो रही है इनका कारोबार बंद है, हमें तकलीफ हो रही है, हमें मुश्किल हो रही है, लेकिन ये हालात का तकाजा है। हालात ऐसे हो गए बदकिस्मती से कि हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही है। दूसरी मैं करूं, अच्छा, ये अगर वो SOPs नाकाबिले अमल लग रहे हैं सर, तो क्या दोबारा नहीं है, कोई ना सकती है कि आप दोबारा बैठ सकते हैं उनके साथ? तो हम 100 दफा बैठेंगे। कोई चीज नाकाबिले अमल नहीं है। कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं, या तो ये समझ नहीं सके या हम समझा नहीं सके हैं। कोई वाउचर हमने इनसे नहीं मांगा, हमने सिर्फ 2-3 चीजें कही और उसकी मैं आपको वजूहत बता सकता हूँ। अच्छा, हमने ये कहा है कि आपके पास जितने लोग, जो स्टाफ आपका होगा, उसकी डिटेल आप हमें दीजिएगा। और ये तो देखें इनके पास कितने लोग होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 10 होंगे ना। वो फैक्ट्रीज जहां पर हजारों लोग काम कर रहे हैं, हमने उनसे भी तफसील मांगी है। उसकी वजह यह है कि हमें पता हो कि अगर कल को किसी शख्स में कोई चीज हो जाए तो ये कहां से गया, किधर काम करता था, डेटा हमारे पास होना चाहिए। हमने दूसरी बात इनसे कही जो हमने मांगी नहीं है। हमने ये कहा कि आप जिस शख्स को डिलीवरी देंगे, जो आपके कस्टमर्स होंगे, उनका रिकॉर्ड अपने पास रखिएगा। कल को अगर उनमें से कोई हो जाता है तो हम कम से कम फॉलो कर सकें, ट्रैक कर सकें। देखें, कोरोना के चक्कर में आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है, फॉलो करना पड़ता है केसेस के बाद। अगर एक केस पॉजिटिव आ जाता है तो आप उसके पीछे जाते हैं कि ये किससे मिला था, कौन आया था, कहां से लगा था, इससे किसको लग सकता है।
तो ये बुनियादी चीजें हैं। और हमने ये नहीं कहा कि आप एक चीज बेचने वाले की तफसील हमें भेज दें, हमने कुछ नहीं कहा। हमने ये कहा है कि रिकॉर्ड अपने पास रखिए, जो रखना चाहिए वैसे भी इनको रखना चाहिए। हमने ये कहा कि आपके पास जितने लोग काम करते हैं, जो दुकान में होंगे, जो सप्लाई, जो आपकी डिलीवरी देने जाएंगे, उनके नाम, उनका एड्रेस, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, उनका नंबर में दे दीजिएगा। मैं नहीं समझता कि इनके अंदर मुश्किल चीज है। जो ये कह रहे हैं कमिश्नर साहब ने एक चीज मांगी है कि जी हमें वो इजाजतनामे के लिए, देखिए ये ईमेल मुश्किल हो सकती है। हमने उनसे कि आपने जो हमने ईमेल कहा है, हमने व्हाट्सएप कहा है, हमने फैक्स कहा है, आगे तैयार है या नहीं? बिल्कुल ठीक है। पराचा साहब आप जरा फाइनल इस पे कमेंट दीजिएगा कि ये एसओपीज सईद गनी साहब कह रहे हैं इतनी मुश्किल नहीं है, काबिल अमल है, और अगर आप करेंगे तो इसमें हुकूमत का साथ दे रहे होंगे। असल में देखिए, मैं बात सुने, जो पुलिस के पास एसओपीज हैं, जो आज उन्होंने हमें पढ़ के सुनाई हैं, 20 से 25 एसओपीज पढ़ के सुनाई हैं, जरा वो एसओपीज की तफसीलात मालूम कर लें। एडिशनल आईजी साहब से राब्ता करें, जरा सईद गनी साहब आप बैठे हुए हैं, आप राब्ता करके पता करें। दूसरी बात ये, सईद गनी साहब आपकी मौजूदगी का मैं ये फायदा उठाऊंगा कि आप हमें ये बताइए, हमारे रिटेलर ये कारोबार नहीं खोल सकता है इस तरह से, तो आप हमें ये बताइए रिटेलर के लिए क्या आप कोई नरमी करने जा रहे हैं या नहीं? सॉरी, हमें इतना बता दीजिए, इसलिए कि रिटेलर बहुत परेशान है। हम ये समझ लें 10% होलसेलर हैं तो 90% रिटेलर है, 90% छोटा ताजिर रिटेलर आज भी वहीं खड़ा है जहां कल खड़ा था। आज भी वो इतना ही परेशान है जितना कल परेशान था। इसके लिए जरा थोड़ी सी तफसील बता दें, मेहरबानी। सईद गनी साहब ब्रीफली इसका जवाब दे दीजिएगा सर, ब्रीफली सर। देखिए, एक बात ध्यान में रखें कि मुख्तलिफ किस्म के कारोबार हैं और मुख्तलिफ किस्म के कारोबार को, हर कारोबार को अलग तरीके से करेंगे। हमने पिछले 1.5 महीने में मेडिकल स्टोर बंद नहीं किए, हमने पिछले 1.5 महीने में ग्रोसरी शॉप्स बंद नहीं किए, हमने पिछले 1.5 महीने में सब्जी का काम बंद नहीं किया, हमने फ्रूट का काम बंद नहीं किया, हमने दूध का काम बंद नहीं किया। अब आप उनके साथ अपने आप को मैच नहीं कर सकते ना, हर कारोबार की नोयत अलग है। अगर हमने आज कोई एक काम करने का आगाज किया है तो जरूरी नहीं है कि 100% काम उसी तरह से हो सके। मुमकिन है कुछ 10%, 15%, 20%, 30% लोगों को मुश्किल आएगी। ये बात आपने मीटिंग में भी कही थी और हमने आपको यही कहा था, अल्लाह करे कुछ हालात मजीद बेहतर हो जाएं। आज अगर पहले कदम के तौर पर हम ये कर रहे हैं तो कुछ दिनों बाद शायद हम और चीजें भी करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप मुझे आज बैठ के कहेंगे कि आप ये काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, भाई मुमकिन है आज हम ये काम खोल रहे हैं, कल खुदा ना खास्ता हालात खराब हो जाए, हमें दोबारा सारा बंद करना पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजा साहब आपने भी वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फा लेंगे नाज़रीन। हुकूमत ने छोटे ताजरों के लिए 50 अरब रुपए का एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। अब ये रिलीफ पैकेज क्या वाकई ताजरों की कुछ मदद कर सकेगा? पूछेंगे हमारे मुल्क के माहिर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शाहिद अशफाक साहब से इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, ताजिर परेशान थे, मुश्किलात का शिकार थे। लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से कारोबार, दुकानें बंद पड़ी थी और अपनी माली मुश्किलात की वजह से हुकूमत से बार बार रिलीफ का मुतालबा कर रहे थे और आखिर आज उनकी सुनी गई और हुकूमत ने छोटे ताजरों और मजदूरों के लिए 2 बड़े रिलीफ पैकेजेस मंजूर किए। इन 2 पैकेजेस में से 50 अरब रुपए का एक पैकेज छोटे ताजरों के लिए, जिसके तहत छोटे दुकानदारों और कारोबारों के बिजली के 3 माह के बिजली के जो बिल्स हैं वो हुकूमत अदा करेगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार हम्माद अज़हर ने बताया कि छोटे कारोबार लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब भी अपना काम दोबारा शुरू करेंगे तो उनका 3 माह का बिल हुकूमत अदा करेगी। इस पैकेज से 35 लाख अफराद को फायदा होगा, जिनमें छोटी दुकानें, मार्केटें और छोटी सनअतें शामिल हैं और 80% सनअतें बिल अदायगी की सहूलत से मुस्तफीद हो। हम चाहते हैं कि जब छोटे कारोबार, जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। हम इसका तखमीना ऐसे लगाएंगे कि कितना किस शख्स का बिल अदा करना है कि पिछले साल मई, जून और जुलाई के महीने में जितना आपका टोटल हुजम था बिजली के बिल का, इन 3 महीनों का मिला के उतनी रकम आपके बिल के अंदर लोड कर दी जाएगी। इस पैकेज के बाद ऑपोजिशन का हुकूमत से कम एक शिकवा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिशन की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि हुकूमत लॉकडाउन की मुश्किलात में घिरे ताजरों के लिए फौरी इक़दाम। सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं बल्कि ताजिर भी बार बार हुकूमत से शिकवा कर रहे थे, हुकूमत इनके लिए कुछ नहीं कर रही, उनकी माली मुश्किलात के पेश नज़र उनके लिए भी इक़दाम किए जाएं।
हुकूमत न सिर्फ छोटे दुकानदारों समेत छोटी सनअतों तक के बिजली के बिल खुद अदा करने जा रही है। यही नहीं नाज़रीन, बल्कि छोटे ताजरों के लिए बिला जमानत कर्ज फराहमी के लिए स्कीमों पर भी काम किया जा रहा है। मुलाजमत इनकी जो बरतरफी है उसको रोकने के लिए स्टेट बैंक की जानिब से कारोबारी इदारों के लिए एक अहम कदम भी सामने आ चुका है। चंद रोज पहले मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी को आसान बनाने के लिए रीफाइनेंस स्कीम मुतारिफ कराई गई थी और कर्ज की अदायगी के लिए शरह सूद को 4% से कम करके 3% तक कर दिया गया था। और आज भी सनती और कारोबारी मुलाजमीन के हवाले से भी एक पैकेज का ऐलान किया गया। 75 अरब रुपए के इस पैकेज के तहत कोरोना हालात की वजह से अपनी मुलाजमतों से महरूम होने वाले 60 लाख अफराद को दोबारा 12,000 रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी और ये 60 लाख लोग एहसास प्रोग्राम के 1 करोड़ 20 लाख अफराद के अलावा होंगे। मुलाजमत से महरूम होने वाले लोगों की रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल कायम किया जाएगा। पैकेज हमारा उन अफराद के लिए है जो अपनी मुलाजमत खो बैठे हैं, वो लेबर, वो मजदूर जो अब अपनी नौकरियों पर, अपने पेशों पर नहीं जा सकते। तो 75 अरब रुपए की एलोकेशन की गई है वज़ीर आज़म साहब की हदायत के मुताबिक। ये रिलीफ पैकेज ताजरों के लिए किस हद तक मुफीद कारआमद साबित होगा, बात करेंगे डॉक्टर अशफाक हसन साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या ये रिलीफ पैकेज को रिलीफ दे पाएगा छोटे ताजरों को? हुकूमत की तो कोशिश ये है कि सारी दुनिया में ये सिलसिला चल रहा है कि जो भी हुकूमत वक्त है वो अपने मुल्क के जो बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करने की खातिर बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस दे रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी यही किया है, कोशिश यही है। जैसे आपने मजदूरों को नौकरी के हवाले से कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक्टिविटी को शुरू किया गया, तो इससे ये है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज के साथ चल पड़ेंगे, बहुत सारे बरात दी गई हैं। इसी तरीके से ताजरों को भी बहुत सारे बरात दी गई हैं। कोशिश तो ये है कि इनको किसी तरीके से खड़ा किया जाए और इस बुरे वक्त में, डिफिकल्ट टाइम्स में इनको मदद की जाए, ये है पर्पस। तो डॉक्टर साहब के रिलीफ के बाद क्या ये बिजनेसमैन रिवाइव कर पाएंगे खुद को? क्या इकोनॉमी खुद को रिवाइव कर पाएगी? और फिर वक्त कितना लगेगा आपके मुताबिक? आसानी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि सारी दुनिया में यही कोशिश हो रही है और ये ओवरनाइट इसमें बेहतरी नहीं आएगी। मेरा अपना है कि ये साल कम से कम मिनिमम 1 ईयर लगेगा इसको बैक टू होने में, सारी दुनिया को इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हम तो एक ऑलरेडी डाउन हिल पे थे, कोरोना ने इसको थोड़ा एक्सेलरेट और कर दिया है, तो हम काफी नीचे की तरफ आ गए हैं। हुकूमत अब इसको पहले तो उसको रोकने की कोशिश कर रही है और उसको कोशिश फिर है कि जिसको किसी तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाया जाए। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आने वाला जो बजट है हमारा, जो 1-1.5 महीने में दिया जाएगा, उस बजट में क्या इक़दाम हुकूमत करेगी, क्योंकि ये अगला बजट जो है ये सन 2020-2021 का होगा और इसमें इसी चीज को जो डैमेज हुआ है, इसको डैमेज को कंट्रोल करने का और उसको इकोनॉमी को रिवाइव करने का के हिसाब से बजट को बनाना पड़ेगा, ना कि ये स्टेबलाइजेशन हम स्टेबलाइजेशन फटीक में शामिल हो चुके हैं, दाखिल हो गए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अगर आप तजवीज देते, सर आपसे पूछा जाता, तो आप भी रिलीफ पैकेज की ही हिमायत करते या फिर आपके नजदीक कोई और भी इसका हल या इससे बेहतर हल हो सकता था? नहीं, ये तो वक्त की जरूरत थी, ये वक्त की जरूरत थी। जिस तरीके से आप देखें कि एहसास प्रोग्राम के तहत तकरीबन 12 मिलियन 1 करोड़ 20 लाख लोगों को पैसे जो दिए गए हैं, वो वक्त की जरूरत थी, क्योंकि लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर होनी चाहिए कि वो खरीद सके, कुछ खर्च कर सके। और ये जो गरीब तबका है, ये बिल्कुल 2 दिन भी अगर उसके पास अगर नौकरी नहीं होगी तो वो फिर वो मुश्किलात का शिकार हो जाता है। तो ये इनिशियल जो इंजेक्शन दिया गया है ताकि लोग खर्च कर सकें, और खर्च जब करेंगे तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो ये वक्त की जरूरत है इस किस्म के पैकेज को देना।
अगर मैं भी होता तो मैं भी यही काम करता। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि कारोबार को आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर दें, तब्दील कर दें अपने कारोबार के तरीकेकार को ऑनलाइन में। आपको लगता है कि ऑनलाइन कारोबार इनकी जो मुश्किलात हैं बिजनेसमैन कम्युनिटी की वो कम कर सकेगा, जो नुकसान इनका हो रहा है उसकी भरपाई हो सकेगी उससे? देखिए आइडिया तो अच्छा है लेकिन ये ओवरनाइट तो नहीं होगा ना भाई। ये हम तो यूनिवर्सिटी में जब हमें ऑनलाइन टीचिंग पे जाना पड़ गया तो बहुत सारी हमारी फैकल्टी थी जो जिन्हें नहीं पता था, लेकिन लर्निंग बाय डूइंग से हम करते 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 अब इस काबिल हो गए हैं कि हम बिल्कुल जिस तरीके से क्लास में टीचिंग हो रही होती है हम इसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाया जाए। तो इसी तरीके से ऑनलाइन अगर शॉपिंग हो, हमारा कल्चर नहीं है ये। फिर कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल भी होगा और वो देंगे। हमारा तो कल्चर है जाके मोल मलाई भी करना पड़ता है। अगर एक चीज लेना हो ऑनलाइन कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, एतराज, वजाहतें, बहस, इजलास, इत्तेफाक सब कागजों तक ही महदूद रह गया, अमली तौर पर कुछ भी ना हुआ। मुल्क की बेशतर मसाजिद ने वो 20 नुकाती हिदायतनामा नजरअंदाज कर दिया है जिस पर हुकूमत से इत्तेफाक हुआ था। एक गैर सरकारी तंजीम पैतन ने इस्लामाबाद और पंजाब के 15 शहरों में 194 मसाजिद का दौरा किया और सर्वे के नताइज के मुताबिक 80% मसाजिद में इन हिदायत की पासदारी नहीं की जा रही। सर्वे के मुताबिक 96% मसाजिद में लोग बाहर फुटपाथ और सड़क पर नमाज पढ़ते नजर आए, जबकि 89% नमाजियों ने मास्क नहीं पहन रखे थे। सर्वे से यह बात भी सामने आई कि अक्सर नमाजियों ने एक दूसरे से 6 फीट का फासला नहीं रखा और घर से वजू करके आने की बजाय मसाजिद में वजू करते रहे। सर्वे में शामिल 2/3 मसाजिद में बुजुर्गों के साथ बच्चों को भी देखा गया। वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए कोरोना वायरस डॉक्टर फैसल कहते हैं कि वायरस को हुजूम चाहिए, वायरस ने इन्फेक्ट करने से पहले ये तफरीक नहीं करनी कि वो लोग किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज मुल्क भर में कोरोना के 553 नए केसेस रिपोर्ट हुए, 15 अफराद जान से गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 292 हो गई है। कोरोना के मरीज हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने इंकशाफ किया है सूबे में 10 साल से कम उम्र के 182 बच्चे कोरोना वायरस में मुब्तला है। जानिब सिंध हुकूमत के तर्जुमान लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों में रहें ताकि घरों में मौजूद बच्चे और बुजुर्ग अफराद महफूज रह सके। दूसरी जानिब मुल्क की बेशतर मसाजिद ने लॉकडाउन नजरअंदाज कर दिया। इसकी वजह से जो मुमकिन नुकसान हुआ इसका जिम्मेदार कौन होगा? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तंजीम के सरवर बारी साहब और मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। बारी साहब, आगाज आपसे करते हैं। ये बताइए, आपने किन नुकात की बुनियाद पर, किन पैमानों की बुनियाद पर सर्वे किया और जो कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया वो क्या है? मसलन 6 फुट का फासला जो है उस पर तकरीबन जो हमने देखा है कि अगर हम उसको देखें कि क्या नमाजियों के दरमियान चारों तरफ जो है वो 6 फुट का फासला था, तो हम ये कह सकते हैं कि वो नहीं था। 2 फुट का फासला था, 3 फुट का फासला होगा। तो उस हवाले से कोई 72% यानी कि अगला नुक्ता बारी साहब, वक्त का मैं मुख्तसर कीजिएगा। अगला नुक्ता, दूसरा नुक्ता था कि जो मास्क पहना है, तो वो जो है तकरीबन 90% मसाजिद में लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। इसी तरह वजू करना मस्जिद के अंदर इस जो मुआहदे में तय हुआ था कि नहीं किया जाएगा। 70% मसाजिद में उसकी खिलाफवर्जी पाई गई। और इसी तरह फुटपाथ और जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, उन पर नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी। तो वो तकरीबन आप समझे 93% और 70% मसाजिद में बच्चों को और बूढ़े लोगों को पाया गया है। तो इसलिए अगर हम मजबूरी तौर पर देखें तो 80% मसाजिद में इस मुआहदे की उलमाए हज़रात नहीं था। ये आपने क्लियर कर दिया किन किन पॉइंट्स की खिलाफ वर्जी आपके उस मुशाहिदे में आई, आपके सर्वे में आई और आपने उसका कंक्लूजन ड्रॉ किया। अब अल्लामा साहब, सर ये एक कंक्लूजन है एक सर्वे का। 194 मसाजिद पंजाब भर की, उस पर शहर भी हैं, तहसीलें भी शामिल हैं, और ये 6 नुकात जो अभी बारी साहब ने आपके सामने रखे, इन पर उन्होंने अमल होता नहीं देखा। तो हजरत अब क्या किया जाए, क्या हल है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बारी साहब मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरा इनसे बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन काश कि ये पूरी मालूमात रखते। तो इनका पहला पॉइंट ही गलत है। WHO ने हमारे मुल्क के जो तिब्बी माहिरीन हैं, प्रेसिडेंट की मीटिंग में, फिर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में
6 फुट की बजाय 3 फुट का फासला तय हुआ था। और अब मैं चैलेंज इनको करता हूं, ये कहते हैं 190, ये मुझे 40 मसाजिद दिखा दें, ये मुझे 20 मसाजिद दिखा दें कि जहां पर फासले के हवाले से शिकायत हो जो तय हुआ। नंबर 1, मैं मानता हूं इस बात को कि बाज़ जगह पे मास्क जो हैं वो नहीं होंगे, चूंकि जो हमारे देहाती इलाके हैं या उस तरह हैं वहाँ पर ये सहूलत नहीं है मास्क की, तो आपके दफ्तरों में नहीं है, मीडिया हाउसेज में नहीं है, हम रोज़ आते जाते हैं। और उसके अलावा मैं ये पूछूंगा बारी साहब से कि बारी साहब, मस्जिद तो फिर 5 मरतबा धुल रही है, मस्जिद में तो वुजू करके बंदा जाता है, आपने उन मंडियों का क्यों मुआयना नहीं किया जहां पर सुबह से रात तक जो है बंदे के साथ बंदा लगा हुआ है? और मैं आपको आइए लाहौर शहर से लेकर अपना कराची तक मुआयना करवा देता हूं। पता नहीं किस जगह पर मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि फासला, वुजू और सफाई, इन 3 के ऊपर 90% अमल हो रहा है। अंदर 6 फुट की बात हुई, आप ये कंफर्म कर रहे हैं सर? आप कह रहे हैं 3 फुट की बात है, उन 20 नुकात में जो 20 नुकात में शर्त तय हुई है, जो मुआहदा तय हुआ है, आप कह रहे हैं 6 फुट की बात नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल शुरू में 6 फुट की बात हुई, फिर WHO की हिदायत आ गई, फिर जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग थी उसमें मैं खुद मौजूद था, उसमें भी यही बात हुई कि 3 फुट का फासला होगा। और उसी रात आपके एक और चैनल के ऊपर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने आके इसको बड़ा वाजे कर दिया और हम सब रोज इस पे बात कर रहे हैं। और जहां तक बात है कि अगर कहीं फुटपाथ पे कोई नमाज हो रही है, मैं तो बड़ा हैरान हूं, मुझे तो कहीं नजर नहीं आई। हमारा ताल्लुक भी, चले हम दीन के तालिब इल्म हैं, तो ये रोकना मौलवी का काम नहीं है, ये हमारे मुआहदे का हिस्सा नहीं है। ये काम है इंतजामिया का कि अगर किसी जगह सड़क के ऊपर नमाज हो रही है तो इंतजामिया उसको रोकेगी। मस्जिद के अंदर का काम इमाम खतीब का था। और मेरा चैलेंज है कि पाकिस्तान में किसी जगह पर जो SOP दी गई है, वो मार्केट हो, वो शॉपिंग मॉल हो, वो मंडी हो, वो मीडिया के हाउसेज हो, वहां अमल नहीं हो रहा जितना मस्जिद के अंदर अमल हो रहा है। तो ये कौन सी 190 मसाजिद हैं जहां से दूर से देख लिया गया कि जनाब वहां लोग वुजू करके भी नहीं आ रहे, और वहां जनाब खराब। पहली बात ये है कि ये मेयार बारी साहब अगर आपके इदारे का है, क्यों मैं कहता हूं अगर इस इदारे का मेयार ये है कि उसको यही नहीं पता कि 6 फुट का फासला तय हुआ था कि 3 फुट का हुआ था, तो मैं उसको कैसे मान लूं? और ये पाकिस्तान के अंदर लाखों मसाजिद हैं। मैं आपको कह रहा हूं, हजरत बात ये मास्क भी नहीं पहनेंगे ना, वो कह रहे मास्क भी नहीं पहनेंगे और वुजू भी घर से कर नहीं आए। सर मैं आपको पहली बात है कि वुजू घर से करके आए, मैं आता हूं सर। मैं 1 मिनट की बारी साहब, मैं आपकी बात पे नहीं बोला प्लीज, आप तो बड़े माशाल्लाह हम्बल आदमी है, बात सुन लें। पहली बात ये, जिस इदारे की बुनियाद ही ये हो कि उसकी मालूमात ही नाकस हो, और उसको मस्जिद नजर आई, उसको मंडी नजर नहीं आई, उसको शारा नजर नहीं आई, उसको वो जगह नजर नहीं आई जहां एक आटा तोड़े का देने के ऊपर 10-10 हजार बंदा खड़ा है, तो ये तासुब। मैं इनको चैलेंज करता हूं, उन्होंने कहा ना 100, मैं अली हैदर साहब मैं चैलेंज कर रहा हूं कि इन्होंने जो कहा ना ये इतनी मस्जिदें ही साबित कर दे वहां खिलाफ वर्जी हुई है, मैं हर सजा के लिए तैयार हूंगा। बड़ी दूर से इन्होंने दूरबीनें लगा के देख लिया, इनको पता भी चल गया कि लोग घर से वुजू करके नहीं आए, इनको पता भी चल गया कि लोगों दूर से भी नहीं कह रहे। जिसका गलत है, जिस इदारे के पास मालूमात ही नहीं है, मैं उस इदारे की बाकी चीज को क्या मानूं? आपका पॉइंट आ गया हजरत, पॉइंट आ गया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहां तक मीडिया हाउसेस की सेफ्टी का मामला है, मेरी साइड पे अभी भी मास्क पड़ा हुआ है, और ये आपके सामने जो माइक लगा हुआ है, जो मेरे सामने माइक लगा हुआ है, ये कभी 80 की दहाई में ऐसा PTV में हुआ करता था, जो अब हमें दोबारा करना पड़ रहा है ताकि ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो। बारी साहब, सर वो कह रहे हैं आपकी मालूमात किसी मीडिया हाउस के दफ्तर में क्या 90% लोगों ने मास्क पहने हुए? मंडियों में क्या 10% भी लोगों ने मास्क पहने हुए? बारी साहब की NGO वहां जाके क्यों नहीं चेक करती? मेरे सामने कैमरामैन ने मास्क पहने हुए, मैं तो मास्क पहन के बैठ नहीं सकता, मैं तो वैसे भी बहुत भाईजान मैं भी रोज आपके दफ्तरों से होके आता हूं, मैं भी दिन में रमजान की वजह से 4-5 प्रोग्राम करता हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। और फिर बारी साहब से तो मेरा सीधा सा सवाल है कि उनकी NGO जाके मंडी में क्यों नहीं सर्वे करती, उनकी NGO जाके शॉपिंग मॉल में क्यों नहीं सर्वे करती? और ये भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये बिल्कुल गलत सर्वे है।
बारी साहब अब आप बताइए सर, आप बताइए, आपकी मालूमात वो कह रहे हैं ठीक नहीं। अलामा साहब ने मेरे साथ मोहब्बत का जो जिक्र किया है, मैं उसका बहुत मशकूर हूँ और बहुत दिल से उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन मामला ये है कि 194 मसाजिद के नाम हमारे पास हैं, हमारे पास तस्वीर हैं और हमारे पास लोगों के वज़ू करते हुए तस्वीर है, फुटपाथ पे नमाज पढ़ते हुए वालों की तस्वीरें हैं और जो बुजुर्ग और बच्चे बुजुर्गों के साथ खड़े हैं उनकी तस्वीर हैं। और हम अलामा साहब को हर मस्जिद का एड्रेस दे सकते हैं और हम अपने ऑब्जर्वर्स के नाम भी दें। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। और अलामा साहब सर, आपके इल्म के लिए आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मगर ये मेरे सामने वो 20 नुकात मौजूद हैं। उसके शिक नंबर 10 पे आप देखिएगा, इसमें 6 फुट वाज़े लिखा हुआ है। ये मेरे पास मौजूद है, आपके पास भी होगा, एक दफ़ा दोबारा ज़रूर देखिएगा। इसमें 6 फीट का फासला वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, कहीं 3 फीट का जिक्र नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा को रुखसत कर दिया गया और उनकी जगह वजारत इत्तलात में एक नई टीम की एडिशन की गई। बात इसी पर करेंगे वक्फे के बाद। आज़म की टीम में एक और तब्दीली कर दी गई है। हुकूमत की तर्जुमानी करने वाली मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान से हुदा वाता वापस ले लिया गया। अब उनकी जगह फौज के साबिक तर्जुमान, साबिक DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात होंगे। सेनेटर शिबली फराज को वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुकर्रर किया गया। इन्हें हटाए जाने की वजह क्या बनी, इस बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अपने एक बयान में फिरदौस आशिक अवान कह चुकी हैं कि वज़ीर आज़म की टीम में वही रहेगा जो परफॉर्म करेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा निकाल दिया जाए। खुदा जाने ये मसला भी परफॉर्मेंस का था या नहीं। ओहदे से हटाए जाने के बाद फिरदौस आशिक अवान ने अपनी ट्वीट में कहा है कि वो वज़ीर आज़म के फैसले का एहतराम करती हैं, क्योंकि ये वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है कि वो टीम के किस खिलाड़ी को किस पोजीशन पर खिलाएं। इसके साथ साथ उन्होंने मीडिया पर अपने बारे में चलने वाली खबरों को मनगढ़ंत करार दिया। फिरदौस आशिक अवान के मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात बनने से पहले फवाद चौधरी के पास इत्तलात और नशरियात की वजारत थी। फिरदौस आशिक अवान के मुताबिक फवाद चौधरी को इसलिए हटाया गया था कि उनकी बातें कौमी मफाद के खिलाफ होती थी। मेरे प्यारे भाई, और क्या मैं कहूँ कि उनकी जो गुफ्तगू, अगर वो सब कुछ ठीक कह रहे होते और सब बिल्कुल जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में कह रहे होते तो फिर उनकी जगह मैं ना यहाँ बैठी होती। एक और मीडिया इंटरव्यू में फिरदौस आशिक अवान ने फवाद चौधरी को हटाए जाने की एक वजह काबिलियत की कमी बताई। अब फवाद चौधरी ने इस तब्दीली पर यह तबसरा किया है कि तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी वो लोग कर रहे थे जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं था। हुकूमत की एक अहम वजीर शीरी मजारी ने भी इस तब्दीली पर जो ट्वीट की वो खासी मानी खेज है। उन्होंने लिखा कि शिबली फराज को वज़ीर इत्तलात बनने पर मुबारकबाद हो, जो तहरीक इंसाफ के पुराने मेंबर हैं, जो पुरवकार भी हैं और संजीदा भी, जो तहरीक इंसाफ का चेहरा है। इस ट्वीट से लगता है नाज़रीन के शीरी मजारी फिरदौस आशिक अवान को संजीदा, पुरवकार और तहरीक इंसाफ का चेहरा नहीं मानती थी। फिरदौस आशिक अवान भी शीरी मजारी के हवाले से सवाल और जवाब में तंज शामिल कर चुकी हैं। फिरदौस आशिक अवान अपने मुख्तलिफ बयानात पर तनकीद का निशाना भी बन चुकी हैं। कोरोना के दौरान गरीब लोगों की मुआवनत के लिए हुकूमत ने एहसास के नाम से प्रोग्राम मुतारिफ कराया। इसका जायजा लेते हुए एक मार्केट में फिरदौस आशिक अवान ने खातून से ऐसा सवाल पूछा कि वो शर्मा कर रह गई। मीडिया इंटरव्यूज में भी फिरदौस आशिक अवान साहिबा गुस्से में आ जाती हैं। कभी सवाल पूछने वालों से तो तकरार शुरू कर देती हैं, कभी तंज करती हैं और कभी प्रोग्राम के दीगर शुरका पर बरहम हो जाती हैं। आशिक अवान अपने बयानात से अदालत को भी बरहम कर चुकी हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को जमानत दिए जाने पर तनकीद की थी, जिस पर इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। हुकूमत की तर्जुमान थी, हुकूमत का चेहरा थी। उनके कहे अल्फाज हुकूमत की नुमाइंदगी करते थे, लेकिन अक्सर उनकी जबान से ऐसे फिक्रे निकल जाते जिसकी वजह से इन्हें तनकीद का निशाना बनना पड़ता। तनकीद करने वालों में गैर ही नहीं अपने भी शामिल होते। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में खबरें छपी कि काबीना अजलास में फिरदौस आशिक अवान ने साथी वज़रा
वज़रा के खिलाफ शिकायतें लगाई। उन्होंने शिकवा किया कि साथी वजीर मुझ पर ऐसे तनकीद करते हैं जैसे मैं ऑपोजिशन में हूँ। मुशीर इत्तलात का यह शिकवा पेमरा के उस हिदायतनामे के बाद सामने आया था जिसमें रेगुलर शोज के एंकर्स पर दीगर टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी लगाई गई थी। फिरदौस आशिकावान ने पेमरा के इस फैसले का दिफा किया। आशिकावान एंकर्स पर दीगर टॉक शोज में शिरकत की पाबंदी का दिफा करती रही, जबकि अगले ही रोज खुद पेमरा ने वजाहत कर दी कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। हुकूमत की तर्जुमान जिस फैसले का दिफा करती रही, हुकूमत के वजीर और रहनुमा इसी फैसले पर तनकीद कर रहे थे। फवाद चौधरी, शीरी मजारी और असद उमर ने इस फैसले के खिलाफ ट्वीट्स की। इससे पहले 2011 में इसी तरह की बात पर फिरदौस आशिकावान ने इस्तीफा तक दे दिया था। तब यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे, फिरदौस आशिकावान उनकी वजीर इत्तलात थी। उन्होंने इस्तीफा काबीना इजलास में दिया था और यह कार्रवाई कौमी टेलीविजन पर नशर भी की गई थी। और बात है कि फिरदौस आशिकावान ने इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद ही वापस ले लिया। इस्तीफा ही नहीं, फिरदौस आशिकावान कई बार अपने बयानात और इकदामात भी वापस ले चुके हैं। एक जमाना था वो कहती थी पीपल्स पार्टी छोड़कर जाने वाला रुस्वा हो जाता है, और बाद में खुद भी पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीपल्स पार्टी छोड़कर जाने वालों के बारे में फिरदौस आशिकावान क्या ख्याल रखती थी? यही नहीं, जब शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे तो फिरदौस आशिकावान ने उन्हें सियासी खाना बदोश करार दिया था और फिर खुद तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई थी। फिरदौस आशिकावान के अपने सियासी सफर का आगाज आमिर परवेज मुशर्रफ की बनाई गई जमात खौफ लीग से हुआ, लेकिन एक टॉक शो में इसका हवाला दिया गया तो वो गुस्से में आ गई थी। ऐसी बातें कह दी थी जो कहना किसी सूरत मुना था। के हवाले पर गुस्से में आने वाली फिरदौस आशिकावान फिर पीपल्स पार्टी में गई। आज तहरीक इंसाफ में है, लेकिन नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ये दावा करते रहे कि एक वक्त में फिरदौस आशिकावान नून लीग में भी शामिल होना चाहती थी। आशिकावान मावन खुसूसी बराए इत्तलात थी तो वज़ीर आज़म के बयानात का दिफा करना शायद उनके मनसब का तकाजा था। वज़ीर आज़म इमरान खान परवेज़ इलाही को डाकू कहा करते थे, फिर इन्हें परवेज़ इलाही को स्पीकर पंजाब असम्बली बना दिया गया। इस फैसले का दिफा करते हुए फिरदौस आशिकावान ने कहा था कि तब इमरान खान को हक़ाइक़ का इल्म न था। माजी में फिरदौस आशिकावान को रियलिटीज का इल्म न था, क्योंकि एक वक्त में वो आसिफ जरदारी को ही सियासत का महवर समझ। फिरदौस आशिकावान आसिफ जरदारी के खिलाफ बनने वाले नैब केसेस को भी गलत करार देती थी और बाद में वो जरदारी साहब के खिलाफ बनने वाले केसेस का दिफा करती रही। फिर फिरदौस आशिकावान तब्दीली की हमनवा बनी। वज़ीर आज़म का दिफा करना, उनकी हर बात को दुरुस्त समझना और दुरुस्त साबित करना उनकी जिम्मेदारियों का हिस्सा बन गया। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।